मैडम के अब तक जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं वो सारे के सारे चापलूसी भरे हैं या ये कहिए कि इमेज वाइट वॉशिंग व्लॉग्स थे। अभी लेटेस्ट में भारती और हर्ष ने मैडम का पॉडकास्ट किया। वो पूरा पॉडकास्ट भी इसी तरीके से पूरा चापलूसी भरा पॉडकास्ट था। उसमें कोई चीज नई सामने नहीं आई, कोई हाईलाइट नहीं हुआ। अब इससे पहले कि क्या चापलूसी करी और क्या क्या मैडम ने झूठ बोला, पहले मैं ये पर्पस क्लियर कर दूं कि पॉडकास्ट में लोग देखना चाहते हैं कि जो उनका सेलिब्रिटी है या जो भी पॉडकास्टर है वो उसके साथ में उसके जीवन के कुछ ऐसे हिस्सों को छूता है या ये कहिए कुछ ऐसे हिस्सों के बारे में बात करता है जो आम लोगों को नहीं पता होते या कंट्रोवर्शियल होते हैं या फिर लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं होती। अब मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट देखिए, उसमें जो पॉडकास्ट में आते हैं सेलिब्रिटी, समटाइम वो बिल्कुल ब्रोक डाउन हो जाते हैं। ब्रोक डाउन मतलब ये है कि उनके इमोशंस नेचुरल तरीके से बाहर आ जाते हैं और वो जो भी उनकी असलियत होती है जिंदगी की वो सामने बयान करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या परिस्थितियां थी और किसने उनके साथ में क्या किया और उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो पॉडकास्टर है ये उसकी एबिलिटी होती है, उसकी स्किल होती है कि वो किस तरीके से अपने गेस्ट के साथ में पहले फैमिलियर हो और उसके बाद में उससे वो सब क्वेश्चंस करे और वो सब बातें निकलवाए जो लोग जानना चाहते हैं, जिनका जवाब उनकी जिंदगी में आम लोगों के सामने नहीं आया होता है। आप भी मेरे साथ में एग्री होंगे कि ऐसे पॉडकास्ट देखने में मजा आता है जिनमें आपको कुछ नई बातें सुनाई देती हैं और कुछ सुलझे हुए जवाब आते हैं। मतलब कुछ उलझे हुए सवालों के कुछ सुलझे हुए जवाब आपको मिल जाते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, ओके, इस तरीके से है। ये आपका जो सेलिब्रिटी है और आपको खुद को अपनी जिंदगी में सीखने में या ये कि समझने में बहुत मदद करते हैं कि लाइफ में इस तरीके के परिस्थितियां आती हैं और उसमें लोग बाग इस तरह बिहेव करते हैं और यहाँ ये गलतियां हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पॉडकास्ट होते हैं वो सीखने के लिए होते हैं, लेकिन ये तो है ना, जानने के लिए तो जरूर होते हैं। इसलिए जो लोग भी मैडम को जानते हैं जब से उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि उससे पहले तो वो इतना नहीं जानते थे, सिर्फ वो जो सीरियल्स में दिखाई देने वाली एक अभिनेत्री थी, एक एक्ट्रेस थी, वो उनको इतना ही जानते थे। लेकिन उसके बाद में जब मैडम ने अपनी डेली लाइफ को व्लॉगिंग में डाल दिया और सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया, सो कॉल्ड कहते हैं ना, हम सच दिखाते हैं, ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं, उसके बाद से जो भी लोग उसको अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी कौन सी बात थी जो कि पॉडकास्ट में आई नहीं और उनको पता नहीं थी। एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सप्लोर्ड है और सबके सामने है, बल्कि कुछ बातें मैडम ने यहाँ पर झूठ बोली हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि भारती और हर्ष ने अपना होमवर्क जो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तो क्या मैडम से लोग बाग ये जानना नहीं चाहेंगे कि क्यों करके जब वो इतनी अच्छी बहू बनती हैं, उनका सब जगह नाम जो फेमस है वो सिमर है और वो पूरी तरीके से अपना वही किरदार अपनी वास्तविक जिंदगी में भी व्लॉगिंग में भी निभाती आई हैं, क्या लोग ये नहीं पूछना चाहेंगे क्यों करके तुमने फिर अपने सास ससुर को दोनों को अलग रखा हुआ है? क्यों करके ऐसा होता है कि उनका खाना नीचे से ही बनकर आता है, एक खाना यानी कि थोड़ा सा जो सब्जी है वो अपने उस घर में नहीं बन सकती। कहाँ तो ये कह रही है मैडम कि हमारे घर में सब की अलग अलग टाइप की चाय बनती है, यानी एक ही घर में जब रोजा इफ्तियार होता है तो चार चार चाय चढ़ी रहती हैं। तो क्या उस घर में एक सब्जी अलग से नहीं बन सकती? क्या लोग ये नहीं पूछना चाहेंगे कि मैडम क्या आप पूरी तरह से अब कन्वर्ट हो गई हैं या अभी भी कोई कसर है, या सिर्फ 3 वर्डों तक ही सीमित हैं आप? क्या आपने जो है पूरी चीजें सीख ली हैं, नमाज पढ़ना बाकी चीजें, और वो अगर नहीं सीखी है तो क्या इरादा है, सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? अब इसमें ऑकवर्ड बात क्या है, अगर आपने मन से किसी धर्म को अपना लिया है तो उसकी चीजों को फॉलो करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुस्लिम हर तरह की चीजें 100% चीजें फॉलो करते होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम चीजें हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो कम से कम वो करते हैं। लेकिन मैडम सिर्फ इन 3 वर्ड के अलावा कुछ भी करती हुई नहीं दिखाई देती हैं और अभी तक भी नाम पूरा का पूरा वो ही रखा हुआ है, जबकि भारती ने कम से कम इनका नाम जो पूरा रखा, यानी उसके साथ में कक्कर के साथ में उसने इब्राहिम भी जोड़ दिया। मतलब मीनिंगलेस चीज हो जाती है, एक तरफ कक्कर और दूसरा इब्राहिम। ये क्या पूछने की जरूरत नहीं थी कि अब पूरी तरीके से आप अपना नाम कब चेंज कर देंगे? और अगर नाम चेंज करने में शर्म है तो फिर क्यों करके आपने चेंज किया? ये लोग आपके डिजाइनों पे, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा उंगलियां उठाते हैं, तो आपने कोई प्रोफेशनल हायर अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों करके इसको जैसे घर से चलाते हैं ना उस तरह से बिजनेस को रन कर रहे हैं? क्यों करके कस्टमर्स को पूरा सेटिस्फेक्शन का आपने पूरा प्लेटफॉर्म नहीं बनाया?
क्यों ऐसा होता है कि मैडम के साथ आने वाली जितनी बीमारियां होती हैं या जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं वो इस तरह से स्पीडी रिकवर होती हैं कि बाकी लोगों के साथ में ऐसा होता ही नहीं है। मैडम क्यों करके आपके रिश्ते जो आपके अपनों से ही, जो सो कॉल्ड आपकी बहन बनी हुई थी, जो सो कॉल्ड एक भाई भी बनाता है बिग बॉस के अंदर, उन सब के साथ में रिश्ते आपके नॉर्मल क्यों नहीं है? क्यों ऐसा होता है कि पापा से सिर्फ और सिर्फ जब ही मिलना होता है कि जबकि लोग कॉल आउट कर रहे होते हैं, नॉर्मल वे में कभी भी जो है वो तुम्हारे पास नहीं आते, चाहे कितने बड़ा इवेंट क्यों ना हो, इवन बीमारी भी हो। क्यों करके पापा की बीमारी, इन सब चीजों के बारे में आप क्यों नहीं बताते और क्यों मिलने नहीं जाते हैं? मतलब कुल मिला के आप लोगों के साथ में सहज क्यों नहीं है? फिल्म इंडस्ट्री के जो बाकी जो तुम्हारे साथी थे उन सब के साथ में आपके रिलेशन नॉर्मल क्यों नहीं है? क्या इन रिलेशन के साथ में आपने कोई इतनी बड़ी खता खाई है कि आपने मान लिया कि भाई नहीं, अब इन लोगों से रिलेशन नहीं रखेंगे? कुछ साल पहले जो आपने फैसला किया था कि मैं काम नहीं करूंगी, यानी कि मैं ब्रेक लूंगी, तो वो ब्रेक अभी भी चल रहा है या अब वो मजबूरी बन गई है तुम्हारा वो ब्रेक? और भी न जाने कितने सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं कि जो कि समय समय पर आते हैं, मतलब वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हम इसकी पहली मैरिज और उन सब के बारे में बात ही नहीं कर रहे, तो आपके मन में भी बहुत सारे इनके लिए सवाल आते होंगे। तो फिर कहाँ है इनका होमवर्क? क्यों करके वो सवाल नहीं पूछे गए? या फिर ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, चापलूसी था? मैडम इतने दिनों से इनके पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरीके से भारती के रिसोर्सेज से इनको काम मिल सके और इसका जो शो चलता है उस शो में इसे कुछ रोल मिल सके या उसको बुलाया जा सके। आखिरकार भारती ने इसको पॉडकास्ट में ही मौका दिया। अगर इस पूरे पॉडकास्ट को समराइज किया जाए तो आप यही कह सकते हैं कि जैसे एयरपोर्ट पर या फिर कोई प्लेटफॉर्म पर रेलवे के कोई दो लोग मिल जाते हैं जो कि जानते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद में उनको पास लॉट ऑफ टाइम है अगली फ्लाइट लेने का या अगली ट्रेन लेने का, तो वहां पर जो डिस्कशन होता है ये था इसका पॉडकास्ट। देयर वाज नो प्रिपरेशन, नो होमवर्क। लोग अपना जो है तुम्हारी जो है चापलूसी भरी और ये फालतू की बातें सुनकर अपना टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे हैं। भारती ने तो शुरुआत ही भिगो भिगो के मारने की करी ना, उसने ठीक से जो है उसके लेवल का नाम लिया, लेकिन हाँ मालकिन कह के जरूर पुकारा क्योंकि बिजनेस ओनर तो बन गई, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे बिजनेस रन किया जाता है वो इसको मालूम नहीं है, इसलिए जानबूझ के उसने उसका नाम प्रॉपरली नहीं लिया और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गई कि अभी आप जो इस तरह से घर में ये सब चीजें कैसे कर लेते हो। अब मैडम यहाँ पे सरासर झूठ बोलती हैं कि भाई मैं ऐसी ही हूँ, मतलब जैसी तुमको दिखाई देती है व्लॉग में मैं वैसी हूँ, मैं घरेलू हूँ, मतलब मुझे घर पसंद है, मेरा पैकअप हुआ, मेरा काम हुआ तो मैं सीधे घर जाना है। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी ये फिल्मों में आज टीवी इंडस्ट्री में काम करती थी तो अब ये पार्टियों में खूब सेलिब्रेट करती थी, पार्टियों में इसका सब कुछ ड्रिंक भी चलता था और सिगरेट भी चलती थी। किसी को नहीं विश्वास है तो इसके बिग बॉस के एपिसोड अभी भी पड़े हुए होंगे, बिग बॉस में ये काफी स्मोकिंग करती थी और जनाब के साथ जब अफेयर में चल रही थी लंबे समय तक, आप देखो इतनी क्लिपिंग पड़ी हुई है, इतने इंटरव्यूज पड़े हुए हैं इसके, जब मुंबई में जगह जगह ये घूमती फिरती दिखाई देती है और जनाब के साथ में, यहाँ तक कि आपको सबको पता ही है कि गोवा में किस तरीके से मैडम के एक्स ने उसको पकड़ा था होटल में जनाब के साथ में। अगर मैडम इतनी घरेलू थी तो फिर काम करने के बाद में, पैकअप होने के बाद में ये सारे काम कैसे करती थी? और वो भी जबकि ऑलरेडी ये अपनी एक मैरिज में थी। मैडम ने नाम लिया सोनाली का और ये कहा कि मैडम जो है अगर यहाँ पे फिल्मों में इंडस्ट्री में ये आई हैं तो सिर्फ से सोनाली की वजह से आई हैं। सोनाली ने उसको परस्यू किया था कि तेरे को वहां पे जाना चाहिए, तेरे को करना चाहिए, उसी ने इसका ऑडिशन वगैरह ये सब अरेंज किया। सोनाली तो आपको पता ही होगा, ये महाराष्ट्रियन इंडस्ट्री की अच्छी अभिनेत्री हैं और आज भी काफी सक्रिय रहती हैं अपने इंडस्ट्री में। और इसी सिलसिले में मैडम जो है एक बार फिर उसके पास गई थी कि भैया कोई काम दिलवा दो, कुछ दिलवा दो भाई, कुछ अल्लाह के नाम पे कुछ दिलवा दो। अब उसका रिजल्ट क्या रहा क्या नहीं रहा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन हम बात कर रहे थे मैडम की झूठ की। तो मैडम ने पहले बोला कि मेरे को सोनाली ने काम दिलवाया था। दूसरे मैडम ने बोला कि वो उनके सहपाठी यानी कि उनके साथ में पढ़ी थी। तो आप इंटरनेट पे जाकर देख लीजिए, किसी पे भी जाकर देख लीजिए, उसका जो बर्थ डेट दिखाई देता है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है सोनाली का। सोनाली ने ही अपना पूरा बायो अपलोड किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वो आज की डेट में 51 ईयर्स की है। तो मैडम के बारे में क्या कहें कि मैडम जो कितनी साल की हैं जब उनके साथ में पढ़ती थी, यानी कि उनकी क्लासमेट थी। ऐसे तो है नहीं कि सोनाली जो है इतनी बड़ी एज में जाकर वहां पे स्कूल में बैठी होगी और उसकी वजह से इनके साथ पढ़ी है। दूसरी बात जो मैडम ने सबसे बड़ी झूठ बोली कि इंडस्ट्री के अंदर इनको जो काम दिलवाया था वो इनका सो कॉल्ड जो देवर था ना, एक्स हस्बैंड का भाई, ये तो इन्होंने बहुत क्लियर कट बोला। और एक नहीं न जाने कितने सारे इंटरव्यूज भी हैं जिनमें ये पता चला है कि इसको
काम जो दिलवाया था वो इसके देवर ने दिलवाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। तो मैडम कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करो, अब तो आपका सारा कुछ बायो जो है छपा पड़ा है, सब जगह छपा पड़ा है। और दूसरा, आपकी ब्लॉगिंग ने तो और भी इसका पर्दा उठा दिया है। और मैडम कितना बोले कि सब कुछ काम हो गया, तो घर वालों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना है। आपको कब लगता है इनकी ब्लॉगिंग में कि जब इनके सारे घर वाले एक जगह बैठ के क्वालिटी टाइम बिताते हों? कोई बर्थडे होगा, कोई सेलिब्रेशन होगा, तब एक एक करके सारे आएंगे और गेस्टों की तरह बैठ जाएंगे। वहाँ क्वालिटी टाइम लगता कहाँ है? किसी को बोलने तक की तो इजाजत रहती नहीं है। तो मैडम जब इतने सारे व्लॉग तुम्हारे अपलोडेड हैं तो झूठ कम से कम बोलो। क्वालिटी टाइम देखना है, फैमिली टाइम देखना है, तो आप बहुत सारे और व्लॉगर्स हैं उनका देखिए, वो किस तरह से अपनी फैमिली का जो भी हो रहा होता है वो दिखाते हैं। अरे कम से कम जो है तुम्हारी ननद जो है वो तुमसे कम से कम ज्यादा दिखाती है फैमिली के साथ में। तुम्हारा तो फैमिली के साथ में मिलना ओकेशनली होता है, यानी कि कोई फंक्शन हो गया, कोई इवेंट हो गया तो मिल लिए, कहीं बाहर गए आते जाते हुए तो मिल लिए, और फिर उसके बाद हम वहां से आए तो फिर बैठ गए कि हम क्या क्या लेकर आए, ये देखो हम क्या क्या अजूबे लेकर आए तुम्हारे लिए। तुम लोग तो बीमारियों में भी एक साथ नहीं बैठते। जब मैडम हॉस्पिटलाइज थी तो उस टाइम में भी दोनों इसके ननद और नंदोई, यानी कि ये फनी और डब्बा, दोनों के दोनों हंस हंस के ये बात कर रहे थे। और उस बात को कहाँ तक ले गए, पहले मैडम के लिए बात करनी शुरू करी कि इतनी क्रिटिकल इलनेस है, ये है, दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं। तुरंत ही मैटर को अपनी प्रेगनेंसी पे शिफ्ट कर दिया और इस बात पे शिफ्ट कर दिया कि इस टाइम में इतना लोड लेना, इतना टेंशन लेना, इतना प्रेशर लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब सिंपैथी वहां से इधर की तरफ मोड़ दी। जब तुम इतनी सीरियस बीमारी के बाद में हॉस्पिटल से वापस आते हो तो तुम्हारा घर पे कौन स्वागत करता है? तुम्हारी सोसाइटी के कुत्ते। क्योंकि घर पे आने के बाद में तो कोई भी नहीं था कि जो मैडम की वेट कर रहा हो कि मैडम जो है हॉस्पिटल से वापस आ रही हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले पापा के दर्शन हुए और उन्होंने भी कह दिया, हाँ ठीक है आगे बेटा, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई नहीं कि भाई कैसे हो, कैसे नहीं हो, और बेटा आप ठीक है, थोड़ा सावधानी रखना, कुछ भी रखना। मतलब इतना तो मेंटल स्टेट उनका इतना खराब नहीं है। जहाँ इतना मेंटल स्टेट दिखाते हैं कि वो अपनी बहू के लिए बड़े इमोशनल तरीके से कार्ड लिखते हैं, और एक एक दिन नहीं, दो दो दिन नहीं, पूरे 10 दिन का सेलिब्रेशन करते हैं। ब्रिंगिंग के लिए नए नए गिफ्ट लेकर आते हैं हर दिन हर दिन हर दिन। और वही दूसरी तरफ ऑपरेशन से आने के बाद में, इतना लंबी सर्जरी से आने के बाद में, इतने लंबे समय तक घर से गायब रहने के बाद में, वो एक बार ये नहीं पूछते कि बेटा कैसे हो। मैडम तो ऊपर से नीचे तक सारा का सारा झूठ ही बोलती हैं। फैमिली के नाम पे तो टोटल ड्रामा है, बिल्कुल झूठ है। अब यार कितने रिश्तों की बात करें, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे इसके अपने घर के अपने कितने भी रिश्ते हो, इसके भाई बहन कहाँ हैं, है ना, भाई बहन तो इसके भी, इसके फादर कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। अगर मैडम की प्रेगनेंसी नहीं होती तो इनकी मम्मी का भी आज तक पता नहीं चलता कि मैडम है कहाँ, कौन से पिंड में है वो। और मैडम बात करती हैं घरेलू होने की, फैमिली टाइम स्पेंड करने की, कि आप सब लोग भी अपने फैमिली में इसी तरह से फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। अगर ये करते हैं तो भाई किसी को ऐसे फैमिली टाइम की जरूरत नहीं है। मैडम को कुछ ना शब्द बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्वालिटी टाइम, जिंदगी में भाग दौड़। जनाब ने भी इतनी फिलॉसफी करी थी जब बच्चा मामू आए थे कि जिंदगी की भाग दौड़ में हम लोग कहाँ खो जाते हैं, हम लोग बहुत पीछे छोड़ जाते हैं अपने रिश्तों को, अपने उनको, हमारी जिंदगी में इन सब को ही संभालना हमारा काम है। तो मैडम भी उसी लैंग्वेज में बोल रही है कि जिंदगी की भाग दौड़ से अलग हटके कुछ टाइम निकालना। मैडम तुम्हारी जिंदगी में भाग दौड़ है कहाँ? आलसियों की तरह दोनों के दोनों घर के अंदर पड़े रहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, कोई कंटेंट नहीं क्रिएट करते, कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई पार्टी नहीं। बस इंतजार करते हैं कि अगला बर्थडे कब आने वाला है, अगला सेलिब्रेशन कब आने वाला है, कब जाके मॉल जाएं और मॉल की शूटिंग कर लें। इतने लंबे समय तक दोनों में से किसी के पास कोई काम नहीं है। मैडम लेवल के लिए कुछ दिन से बिजी हुई है, जब से ही इनका सर्जरी हुई है उसके 1 महीने बाद से ही जनाब ने जो परस्यू करना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। अब कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अरे क्यों खाली बैठी हो, कुछ तो करो, ये अपना लेवल को अपना रिवाइव करो। खुद जनाब के कुछ बस की है नहीं, लेकिन नहीं, मैडम के पीछे लग गए, वो भी इतनी क्रिटिकल इलनेस के 1 महीने की रिकवरी के बाद में। क्या आपको नहीं लगता ऐसा टाइम बिल्कुल भी प्रेशराइज करने का, टेंशन लेने का, स्ट्रेस लेने का बिल्कुल भी नहीं है? ये है इनके रिश्ते और ये है इनकी भागदौड़। अब मैडम कह रही है कि जनाब ने बिल्कुल मना किया था कि कोई भी आप जो है भागदौड़ वाला काम नहीं करोगे, मेहनत वाला काम नहीं करोगे। तो ये बताओ, खाना बनाना मेहनत वाला काम है, जिसमें कि घर के अंदर बहुत सारे हाउस हेल्प भी है। और वैसे भी मैडम जो खाना बनाती थी वो सारा का सारा वो
बाकी लोग बनाते थे, बाकी फाइनल टच मैडम देती थी। तो ऐसा मेहनत वाला काम तो करने को मना किया जनाब ने, लेकिन नहीं, अपने घर से निकलकर इतनी दूर जाकर और सारे फैब्रिक, ये सब लेस वगैरह ये सब अरेंज करना, लोगों से बात करना, टाई अप करना टेलर्स वगैरह से, और जो कोरियर बॉयज होते हैं या कोरियर एजेंसीज होती हैं उनसे टाई अप करना, उसकी प्रोडक्शन, पैकिंग, डिस्पैच, इन सब चीजों को देखना। जनाब की नजर में और मैडम की नजर में ये जरा कम मेहनत वाला काम था, और इसी कम मेहनत वाले काम के ये इतने ज्यादा पैसे भी वसूल करती हैं। भारती को अच्छी तरह से पता है कि किचन के अंदर ये कितना मैसी रखती है, इसने जानबूझ के उसने कहा कि ये जो फ्लॉप वाली चीजें नहीं दिखाती, अच्छी अच्छी चीजें दिखाती है। अरे मैडम की भी हिस्ट्री देख लो तो वो डब्बा से कम नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट कम से कम ट्राई करती है और बना तो देती है। खुद ही जो है एकदम से छेप के करी, नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ भी बहुत पचका होता है, मैं पचका दिखाती हूँ वहां पर। और चमचागिरी की भी हद होती है। हर्ष क्या कहता है, नहीं किचन तो मैसी ही होना चाहिए, मैसी होना चाहिए। भैया किचन अगर मैसी है तो वहां पे खाना बनाने का, वहां खड़े होने तक का मन नहीं करता है यार। इतने भी क्या चापलूसी करनी, जो सही बात है उसको बोलने में दिक्कत क्या है। मतलब भारतीय बोल नहीं रही इस बात को, लेकिन हर्ष को चापलूसी करनी है कि नहीं नहीं नहीं, मैसी किचन जो अच्छा है। आप देखिए हम सबके घरों में वो किचन सबसे अच्छा माना जाता है जो मैसी होता है या जो ऑर्गेनाइज्ड होता है। उनके बारे में लोग कितनी अच्छी बातें करते हैं, अरे भाई उसके घर गए थे, उसका किचन कितना ऑर्गेनाइज्ड रहता है, वो कितने अच्छे तरीके से काम करती है, कितने अच्छे तरीके से मैनेज करती है। और ऐसी होम मैनेजर को लोग बहुत सवाल तक करते हैं, भाई कैसे कर पाते हो, कैसे करते हो। और ये क्या प्रमोट करना चाहते हैं, गंदगी को। और व्लॉग में जिस तरीके से ये बहुत ज्यादा हम्बल बन के दिखाते हैं, बहुत ज्यादा पोलाइट बन के दिखाते हैं, उसके ऊपर वो सटाक करती है कि जब नच बोलिए चल रहा था ये लोग कैसे मतलब पोलाइट से रहते थे, एक दूसरे से कैसे बात करते थे, ऐसे लगता नहीं था जैसे इनमें कोई झगड़ा है या कुछ भी है। साफ साफ लग रहा था कि वो इस बात के ऊपर कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसी बात ना हो और आप हमेशा ऐसी बात करते रहो। लड़ाई झगड़े होना, ऊंची आवाज में बात करना, एक दूसरे से डिसएग्री होना, ये लाइफ का पार्ट है। और अगर तुम्हारे लाइफ में ये सब चीजें नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ फेकनेस है, और उसी फेकनेस को उसने हाईलाइट किया। मैडम बस एंजॉय कर रही है उसको कि हाँ हाँ हम तो ऐसे ही हैं, क्योंकि बनावटी तो है ही ये लोग। और इसके बाद में बारी आती है बिग बॉस की। बिग बॉस के लिए मैडम कहती है कि मैं 4 साल तक लोग मेरे साथ में पीछे पड़े हुए थे कि बिग बॉस में आओ, बिग बॉस में आओ, बट आई वॉज रिफ्यूजिंग। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जनाब से मेरी कुछ भी दूरी हो। मैडम ये आपकी ने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं है जनाब के ऊपर, और यही वजह है कि उनका चाहे शो चले और चाहे उनका सीरियल चल रहा हो, मैडम भाग भाग कर वहां पर पहुंचती है, क्योंकि मैडम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है जनाब के ऊपर। जनाब ने जिस तरह का पहले से अपना बना रखा है मैडम के साथ में, उस तरह से उन्हें पता है जब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है तो भैया दूसरा भी। और ये आपको पता हो या ना पता हो, जिस टाइम में ये बिग बॉस में गई थी उस टाइम में भी एक पुरानी इनकी जो एक्ट्रेस थी उनके साथ में बहुत चर्चे थे जनाब के, और जनाब रात के 12 बजे के बाद में उसकी बालकनी में देखे गए थे और उसके फोटो भी पोस्ट हुए थे। ठीक बिग बॉस से आने के बाद में मैडम ने सबसे पहले उसी चीज को क्लियर किया था और उसको अपने रास्ते से साफ किया था। मैडम का शक जो है गलत नहीं है, और मैडम इसीलिए जो है ये सब बातें कह रही हैं। इसलिए मैडम जो है अपना लास्ट चांस समझती है ये लाइफ का, और इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहती, और बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के स्तर पे जाकर जनाब के पीछे पड़ी रहती हैं और जनाब के लिए बिल्कुल डोरमेट बनी रहती हैं। अब मैं ये जो भी बात कह रहा हूँ ये सारी सोशल मीडिया पे हैं, तो क्या ये इन पॉडकास्टर को इनकी न्यूज नहीं है? क्या इनको पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था ये वाला पॉडकास्ट बनाने से पहले, सो दैट उसी तरीके के सवाल ये पूछ सकें? लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी चल रही थी। मैडम कितना झूठ बोल रही है कि जब मैं बिग बॉस में थी मेरे को बैक का इश्यू था, और जब ये जो है जनाब वहां पर आए तो जनाब से जो मिलना हुआ वो ऐसी चरस पिला गए, मेरे को ऐसी चरस पिला गए कि मेरे MRI हुआ उसमें भी मुझे डर नहीं लगा, जबकि उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अब भाई हमें समझ में आता नहीं है, क्योंकि MRI की इतनी ज्यादा नॉइजेस होती है, इतनी ज्यादा नॉइजेस होती है। उन नॉइजेस के बीच में मशीन के अंदर जाके कोई कैसे करके ये सिर्फ याद रख सकता है कि जनाब आए थे, जनाब मिले थे, और क्या बात थी उनके अंदर कि उन्होंने किस तरह की मेरे को अफीम पिला दी, किस तरह की चरस पिला दी कि मैं इतने नशे में होगी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कब MRI हो गया। क्या आप में से किसी को भी गले उतरती है मैडम का ये झूठ? मैडम को कब कौन सा फोबिया हो जाए भाई कहा नहीं जा सकता। ये जो केबिन क्रू रही हैं, ये अभी लास्ट फ्लाइट जो उन्होंने ली थी तो उसमें डर के दिखा रही थी कि मुझको भी डर लगता है। अब केवल टेस्ट की बारी आ गई, MRI की बारी आ गई, फिर मैडम की सर्जरी, मैडम की जो क्रिटिकल इलनेस थी उसकी बारी तो आनी थी। अब यहाँ पर मैडम जो बोल रही हैं, तो मैडम ने बताया कि लीवर का कुछ पार्ट उनका निकाल कर अलग कर दिया गया है। राइट नाउ वो टारगेट थेरेपी पे चल रही हैं, और जो बेसिकली कीमोथेरेपी के पैरेलल है। तो भाई यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई देता है, क्योंकि लीवर का निकल जाना यानी लीवर का कुछ पार्ट
दांत लग निकल जाना। उसके बाद में जिस तरह से मैडम ने ठूसा है, मैं खाया वर्ड तो यूज ही नहीं कर रहा। मैडम ने चिकन खाया है, मैडम ने मटन खाया है, मैडम ने बिरयानी खाई है, मैडम ने तरह तरह की स्वीट्स खाई हैं। मैडम का परहेज कहीं से भी लीवर के लिए नहीं दिखाई देता। और साथ साथ मैडम का गॉल ब्लैडर भी वहां से रिमूव हुआ है। अब गॉल ब्लैडर रिमूव होना, साथ साथ लीवर रिमूव होना, तो बहुत ज्यादा परहेजी खाने की डिमांड करता है। परहेजी खाना का मतलब यह है कि जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं वो अलाउड नहीं होते। और शुगर इनटेक जो बहुत ज्यादा वाला होता है, प्रोसेस्ड शुगर जो होती है, उसको मनाही की जाती है। साथ साथ आप इतना ऑयल एंड वेजिटेबल वाला खाना कैसे खा सकते हो, क्योंकि ये एसिडिटी बनाता है, क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर तो है नहीं। मैडम की बीमारी के मिरेकल्स ये सिर्फ और सिर्फ मैडम ही जान सकती हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के लिए सी सेक्शन से सर्जरी हुई थी और मेरी बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, ये बात बिल्कुल पक्की है। मैडम के हाथ की प्रॉब्लम हो, हाथ में जो दर्द हुआ था जब ये एक शो कर रही मास्टर शेफ, और अब ये जो है ये बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस होगी या फिर वो सर्जरी होगी, तो बेटे के डिलीवरी के टाइम पे हुई थी। तो मैडम की जो ना बिल्कुल मिरेकल है, ये रिकवरी तो ऐसी फास्ट होती है कि शायद ऐसी किसी की भी ना हो। इतनी बीमारी के बाद में इस तरह से स्ट्रेस लेना, इस तरह से काम करना और ये सब करना, उसके बाद भोपाल पहुंच जाना, भोपाल से वो सब माल लेकर आना, और ये जो देखिए बिजनेस चाहे आप छोटा करिए या बड़ा करिए, हेडेक आपको उतनी होती है। और फिर इन्होंने तो वैसे भी ज्यादा लोग एंगेज किए नहीं हुए, तो इनको खुद का इन्वॉल्वमेंट इनका ज्यादा होना ही है। इसके बाद मैडम के मशहूर शो के बारे में बात होती है। फिर मैडम ने उसमें क्या क्या किरदार निभाया, मक्खी तक बन गई, पाताल देवी बन गई, सब कुछ बन गई। तो यहाँ दो क्वेश्चन उठते हैं। इन लोगों को ज्यादा होमवर्क नहीं था, इन्हें पता नहीं था कि सिमर का किरदार ने क्या क्या किया, या फिर ये इसका मजाक उड़ा रहे थे कि आपने इस रोल के अंदर क्या क्या कर लिया, और आज की डेट में इतना सब शो करने के बाद में इतना खाली क्यों बैठे हो। और इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने इस तरह से ये सब करना क्यों छोड़ दिया। मैडम बड़ा कॉन्शियस डिसीजन बताती हैं कि मैंने ये प्लान किया था कि जब भी मैं बेबी करूंगी तो 2-3 साल का कंप्लीट ब्रेक लेकर और उसके साथ में पूरा अपना टाइम स्पेंड करूंगी। आपको पता ही है कि बेबी होने से कितने साल पहले से मैडम जो ब्रेक पे हैं, और अभी तक ब्रेक ही चल रहा है, इनका ब्रेक खत्म ही नहीं हुआ है। अब मैडम का पॉडकास्ट बहुत लंबा है, तो इसलिए आज तो यहीं पे एंड करते हैं और इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, और इसमें बाकी सब चीजें इसने क्या क्या बोली है और किस तरीके से झूठ बोल के अपनी इमेज बिल्डअप करने की कोशिश करी है, बजाय इसके कि रियल टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बात की जाए। इन्होंने भी कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं शूट अप किया। तो चलिए आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है। मैडम ये यहाँ पर जो गई हैं, इससे इन्हें कुछ फायदा मिलने वाला, मुझे तो नहीं लगता किसी तरह की फायदा मिलेगा, बल्कि ऊपर से झूठ पे झूठ बोला है, उससे नेगेटिविटी ही फैलेगी और इनकी चीजें और ज्यादा बाहर आएंगी। चलिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।